जैसा कि आज आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है 2025 के लिए, जिसमें जिसमें पीसीएस की जो तारीख है, जिसमें यूपी पीसीएस 2025 की जो तारीख है, ठीक है, पीसीएस 2025 की जो तारीख है वो है 12 अक्टूबर। मतलब कि अब जो पेपर जो होगा पीसीएस 2025 प्री का, वो 12 अक्टूबर को होगा, ठीक है। और आरओ एआरओ की तारीख जो उन्होंने नहीं दी है, और उन्होंने कहा है कि आरओ एआरओ के लिए जो टीम गठित की गई, कमेटी जो गठित की गई थी, जब वो अपनी रिपोर्ट दे देगी तो उसके आधार पर जो आरक्षित तारीखें हैं, उन तारीखों के आधार पर ही, उन आरक्षित तारीखों में ही आरओ एआरओ का पेपर कराया जाएगा, ठीक है। जबकि पीसीएस 2025 की तारीख जो है वो आपकी 12 अक्टूबर 2025 है। तो उसी के आधार पर हमें आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कितने राजनीतिक दलों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था कितने राजनीतिक दलों ने? आपके ऑप्शन है मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा। और इसमें कौन से कूट के आधार पर चयनित करना है कि इनमें कौन से कथन जो हैं वो सही, कितने सही कथन जो हैं वो सही है। केवल एक, केवल दो, तीनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तीनों। मतलब मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है उन्होंने विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए भारतीय संघर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, जब हजारों लोगों ने सविनय अवज्ञा के माध्यम से प्रदर्शन किया और भारत के लोगों की ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने की इच्छा का प्रतीक बना। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो बहुत तेजी से संपूर्ण भारत में फैला। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक विरोध और हड़तालें आयोजित की गई। अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी, नेहरू समेत प्रमुख नेताओं के अलावा लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और संचार और सार्वजनिक समारोहों पर सख्त प्रतिबंध लगाए। लेकिन अंग्रेजों ने इतने कार्य किए फिर भी आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। अनेक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप में, जैसे कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, ठीक है, जिनमें जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने विरोध किया, क्योंकि इससे मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र प्राप्त नहीं होता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसका विरोध किया और ब्रिटिश युद्ध प्रयास के लिए प्रचार किया। बीडी सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का खुलकर विरोध किया। उन्होंने बयान जारी कर अपने सदस्यों से अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहने और आंदोलन में भाग न लेने का आग्रह किया। दलितों के नेता जो बी.आर. अम्बेडकर थे, जो अभियान के आरंभ से ठीक पहले वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रमिक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, उनके द्वारा भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। यद्यपि यह आंदोलन ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के तत्कालिक उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन आजादी के लिए यह एक बहुत ही प्रबल आह्वान था। इसने भारतीय जनता की आजादी प्राप्त की इच्छा शक्ति को और उनकी एकजुटता को प्रदर्शित किया। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा के प्रति भारतीय पूंजीपतियों के दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करना है। पहला है कि वे संघर्ष के संवैधानिक स्वरूप को प्राथमिकता देते थे। वह सरकार के खिलाफ लंबे समय तक आक्रामक आंदोलन का समर्थन करने के तैयार नहीं थे और फिक्की ने आंदोलन के सिद्धांतों का समर्थन किया और पुलिस बर्बरता की निंदा की।
कौन सा कथन सही है? केवल 3, केवल 1 और 2, 1 2 3 या फिर कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन जो हैं वो सही है। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष जो है वो किस प्रकार लड़ा जाना चाहिए, इस संबंध में पूंजीपति वर्ग का जवाब थोड़ा अलग था। इस बारे में उनकी अलग अलग धारणाएं थी, अपनी धारणाएं थी कि वे संवैधानिक संघर्ष और बातचीत के मार्ग को पूरी तरह से न छोड़ने के पक्षधर थे। यह वर्ग ऐसे संघर्ष का पक्षधर था जो संवैधानिक तरीकों पर आधारित हो, ताकि जन साधारण सविनय अवज्ञा पर जोर दे। इसलिए इसका पहला कथन जो है वो सही है। संवैधानिक तरीकों पर आधारित हो, इसके कई कारण भी हैं, जैसे कि पूंजीपतियों को आशंका थी कि जन साधारण सविनय अवज्ञा आंदोलन लंबे समय तक जारी रहा तो आंदोलन क्रांतिकारी रूप ले लेगा और हो सकता है पूंजीवाद के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए। और इस तरह पूंजीपतियों को जब भी लगता कि आंदोलन खतरनाक मोड़ ले रहा है तो इसे संवैधानिक प्रतिरोध के स्तर पर वापस लाने का वो हर तरीके से प्रयास करते थे। पूंजीपति वर्ग सरकार के खिलाफ लंबे समय तक आक्रामक आंदोलन को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन की व्यवसायिक गतिविधियों को जारी रखने में बाधा उत्पन्न होनी थी। उन्हें लगता था आंदोलन का यह रुख स्वयं के लिए, अस्तित्व के लिए खतरा है, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा संवैधानिक गतिविधियों जैसे विधानसभा सम्मेलन या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिस्सेदारी का मतलब यह नहीं था कि भारतीय पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवादी सत्ता का निष्ठावान या पिट्ठू हो गया था या उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था। उन्होंने इसे एक प्रभावी विपक्ष बनाए रखने के मंच के रूप में देखा। उन्हें भय था कि अगर इन मंचों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने से निरंकुश सत्ता को मनमाना काम करने में छूट मिलेगी और ऐसे तत्वों को मदद मिलेगी जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इससे अंग्रेजी सरकार, भारतीय जनता, अर्थव्यवस्था और पूंजीपति वर्ग के हितों के खिलाफ भी कोई मनमाना कदम उठा सकती है। पूंजीपति वर्ग के नेताओं ने कभी भी किसी संवैधानिक सुधार को बिना शर्त स्वीकार नहीं किया। सम्मेलन या विधानसभाओं में भाग लेने की कोई शर्त नहीं थी। पूंजीपति वर्ग अपनी शर्तों पर ही इसमें भाग लेते थे और सुधारवादी कदम को मंजूरी देते थे। मूलभूत सिद्धांतों पर उन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। जब भी पूंजीपति वर्ग को लगा कि सत्ता उन्हें न्यूनतम राष्ट्रीय मांगों से कम दे रही है तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने माना कि पूर्ण रूप से तटस्थ रहना आत्मघाती हो सकता है, इसलिए उन्होंने फिक्की ने आंदोलन के सिद्धांतों का समर्थन किया और पुलिस बर्बरता की निंदा की। इसलिए इसका तीसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, हार्टोग समिति के सिफारिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसने प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विस्तार की सिफारिश की। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। हार्टोग समिति का जो गठन है वो आपका 1929 में हुआ था और भारत की शिक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए यह आयोग था। स्कूलों और कॉलेजों में इस आयोग ने संख्या में वृद्धि देखी, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। इसलिए इसने कई सिफारिशें दी। इसने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया और कहा कि शिक्षा में विस्तार या अनिवार्यता के विपरीत समेकन की नीति अपनाने की सिफारिश की गई। मतलब इसने प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार की इसने सिफारिश की थी। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। और इसे शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, स्थिति, वेतन और सेवा शर्तों में सुधार की बात की। माध्यमिक शिक्षा में इसने प्रवेश को चयनात्मक प्रणाली की सिफारिश की। केवल योग्य छात्रों को ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर पर प्रवेश दिया जाना चाहिए,
जबकि औसत छात्रों को 8वीं के बाद व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में भेज देना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय में व्यवसायिक और तकनीक विषयों को शामिल करने की सिफारिश की गई, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए उपयुक्त शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी उपलब्ध किया जाना चाहिए, ये भी हार्टोग समिति की सिफारिश थी। उच्च शिक्षा की जब बात की जाए तो अंधाधुंध प्रवेश की नीति की आलोचना की और कहा कि इसी नीति के कारण मानकों में गिरावट देखी गई। क्षमता और योग्यता के आधार पर छात्रों के प्रवेश के लिए कठोर नियम लागू करने की सिफारिश की गई। समिति के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश नहीं की गई। इसमें मात्रात्मक विस्तार के स्थान पर शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है। तो इसमें सही केवल है दूसरा, इसलिए ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। क्या भारत के किसी सम्राट या महारानी के पदारोहण को चिन्हित करने के लिए दिल्ली में आयोजित पहला दरबार था? इस आयोजन का उपयोग बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा के लिए किया गया था। और तीसरा है, इसके तहत ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो इसमें कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। मतलब इसके केवल दो कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि दिल्ली दरबार भारत के सम्राट या महारानी के पदारोहण को चिन्हित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय शाही शैली में आयोजित किया गया एक विशाल सामूहिक आयोजन था। इसका आयोजन भारत में दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में दिया गया था। इसे इंपीरियल दरबार के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के उत्थान के दौरान 1877, 1903 और 1911 मतलब 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुए। तो मतलब कि 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुए। 1911 का दरबार तीसरा दिल्ली दरबार था। ठीक है, तो ये पहला कथन जो है सही नहीं है। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी के भारत के सम्राट और महारानी के रूप में राजाभिषेक के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, आयोजित किया, इसलिए पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि ये पहला नहीं था, तीसरा था। 1911 के दरबार के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक बंगाल के विभाजन को रद्द करना था। इसके माध्यम से 1905 में जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था, ठीक है, उसे पलट दिया गया। कर्जन के निर्णय ने बंगाल का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करके वहां व्यापक विरोध और अशांति को जन्म दिया था, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। 1911 के दिल्ली दरबार की अन्य महत्वपूर्ण घोषणा ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना था। यह निर्णय भारतीय राजनीति के ऐतिहासिक केंद्र में वापसी का प्रतीक था, जो भारत में दिल्ली के केंद्रीय महत्व को दर्शाता था। इसलिए इसका तीसरा कथन जो है वो सही है। मतलब तीनों का मतलब केवल दो कथन में बी ऑप्शन का जो है, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। 1 जनवरी 1877 को जो पहला दिल्ली दरबार हुआ था, तब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। यह आयोजन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत करने और भारत पर अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए आयोजित किया था। यह भारतीय राजाओं जनता के समक्ष ब्रिटिश साम्राज्य की शान और शक्ति को प्रदर्शित करने का एक अवसर था। दूसरा दिल्ली दरबार जो था 1903 में आयोजित किया था, 1 जनवरी 1903, जबकि पहला दरबार 1 जनवरी 1877। जो दूसरा दिल्ली दरबार था वो 1 जनवरी 1903 को आयोजित हुआ, जो भारत के सम्राट और महारानी के रूप में किंग एडवर्ड सप्तम और रानी एलेक्जेंड्रा के राजाभिषेक का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इस दरबार का आयोजन
लॉर्ड कर्जन ने किया था और जो पहले दरबार से अधिक विशाल और अधिक भव्य था। ठीक है। और तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार जो था वो 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया था, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत के सम्राट और महारानी के राज्याभिषेक के रूप में उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। और यह दरबार ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्योंकि यह एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें सम्राट जो है वो स्वयं उपस्थित हुए थे। इसलिए इसका जो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। मैं इसके दो कथन जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाहौर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। दूसरा है, लीग ने 1905 में बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। और तीसरा है, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर केवल 2? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल डी, मतलब केवल दूसरा कथन ही केवल सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी और लाहौर में नहीं हुई थी बल्कि ढाका में हुई थी। ठीक है, यह जो हुई थी मुख्य रूप से ढाका में हुई थी, ना कि लाहौर में। मतलब 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के राजनीतिक एकाधिकार को बढ़ावा देना था, और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना विशेषकर कांग्रेस के प्रत्युत्तर में की गई थी। कांग्रेस को कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा मुख्य रूप से हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के रूप में देखा जाता था। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिसे सरकार ने 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के माध्यम से स्वीकार किया। इसके तहत परिषदों में कुछ ऐसी सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गईं जिन्हें केवल मुस्लिम मतदाता द्वारा चुना जाना था। इसने राजनेताओं को प्रेरित किया कि वह अपने धार्मिक समूहों को लाभ पहुंचाकर समर्थन जुटाने का कार्य करें। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उसके स्थापना में शामिल नहीं थे। जिन्ना ने 1913 से 14 अगस्त 1947 तक, मतलब 1913 से लेकर 1947 तक, मतलब पाकिस्तान की स्थापना तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता के रूप में कार्य किया और अपनी मृत्यु तक पाकिस्तान गणराज्य के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। वास्तव में जिन्ना ने प्रारंभ में कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखा और हिंदू मुस्लिम एकता को समर्थन दिया। आगे चलकर 1930 के दशक में मुस्लिम लीग के वह प्रमुख नेता बने और एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग का नेतृत्व करने में उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और उन्होंने ही पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का जो है वो समर्थन किया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।